आज हम एसेसरी पिगमेंट, जिसे हम सहायक वर्णक कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक की मुख्य भूमिका होती है और क्लोरोफिल के कितने प्रकार थे, कैसी उसकी संरचना थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। क्लोरोफिल के अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर जो ग्रेना होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होता है, उसमें थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल व्यवस्थित होते हैं। उनके साथ साथ क्लोरोफिल के अलावा कुछ सहायक वर्णक या जिसे हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं, वो भी मौजूद रहते हैं और ये आपके सिलेबस में भी है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट। तो आज हम जो सहायक वर्णक है, मुख्य रूप से दो सहायक वर्णक आपके सिलेबस में है, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरोटीनॉइड के बारे में अध्ययन करें, जो कि एक प्रकार का एसेसरी पिगमेंट है और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के साथ पाया जाता है। कैरोटीनॉइड जो है उसकी खोज वैगनेरोडर नामक वैज्ञानिक ने 1831 में कैरट या गाजर के अंदर की थी और इसी कारण से इसका जो नामकरण है वो कैरोटीनॉइड रखा गया। इसके बाद 1925 में इसकी संरचना का भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करें तो मुख्य रूप से ये लिपिड और वसा से बने हुए यौगिक होते हैं और उच्च श्रेणी के पौधों तथा सूक्ष्म जीवों में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों में मुख्य रूप से फंजाई और जो लोअर प्लांट है एल्गी, उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिले। सामान्यतः ये जो जैसे क्लोरोफिल मुख्य रूप से हरे रंग का वर्णक होता है, तो कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो पीले नारंगी और बैंगनी लाल रंग के आपको दिखाई देते हैं। अगर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर या संरचना का हम अध्ययन करें तो कैरोटीनॉइड में दो 6 सदस्यीय कार्बन रिंग होती है जो आपस में हाइड्रोकार्बन की एक लंबी और सीधी असंतृप्त श्रृंखला से जुड़ी रहती है, जिसे हम अनसैचुरेटेड चेन कहते हैं। आगे एक डायग्राम आएगा, उस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैरोटीनॉइड की संरचना है वो किस प्रकार से होती है। ये क्लोरोफिल और अन्य सहायक वर्णकों के साथ क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी। अब आप ये देखें, ये वर्णक जो होते हैं ये भी क्लोरोफिल यानी हरित वर्णक के समान होते हैं। जल में अघुलनशील और वसा तथा कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील होते हैं। अब देखें कि आप, जैसा मैंने पहले बताया, ये पहला 6 सदस्यीय एक मेंबर है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6 कार्बन के सदस्य इसमें मौजूद है, इसलिए मैंने लिख रखा है 6C मेंबर। 6 कार्बन युक्त एक मेंबर है जिसकी वलय यहाँ बना रखी है और दूसरी है उसमें भी 6 कार्बन है। तो अपन ने बेसिक रूप से क्या बताया था कि ये मुख्य रूप से दो 6 सदस्यीय कार्बन से बना हुआ होता है जो आपस में हाइड्रोकार्बन की असंतृप्त श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। ये जो चेन यहाँ पे दिखा रखी है आपको, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन, इनसे ये जुड़ा रहता है। तो कोई सा भी कैरोटीनॉइड अपन देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल के अंदर भी टाइप आएंगे, उन सभी की जो बेसिक संरचना होती है, जो मूल संरचना होती है, वो इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। या मैंने और नीचे लिख रखा है, अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में एक लाइन याद करनी है, 2 6 members carbon ring are attached with a long and straight unsaturated chain of hydrocarbon। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये इसकी मौलिक संरचना होती है। कैरोटीनॉइड होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होते हैं? पहला है कैरोटीन, ये कैरोटीनॉइड का टाइप है। कैरोटीन जो होते हैं वो केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से ही निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोजन कैरोटीनॉइड भी कहते हैं। आप देखेंगे आगे इसमें, इसकी संरचना में, कि इसमें ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो मौजूद नहीं होता है। कैरोटीन जो होते हैं वो नारंगी लाल रंग के वर्णक होते हैं और इनका मूलानुपाती सूत्र जो फॉर्मूला होता है C40 और H56, कार्बन के 40 मॉलिक्यूल होते हैं और हाइड्रोजन के 56 मॉलिक्यूल होते हैं, 56, और ऑक्सीजन इसमें उपस्थित नहीं होगा। लाइकोपीन को इसका मौलिक वर्णक माना गया है कैरोटीन का, और अल्फा कैरोटीन को व्युत्पन्न मतलब लाइकोपीन का, और अल्फा और बीटा और गामा, ये तीनों को आपस में आइसोमर यानी एक दूसरे का समरूपी, जिसको हम कह सकते हैं, वो माना गया है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है, कैरोटीनॉइड है, उसको हम जेंथोफिल कहते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो कैरोटीन जीते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु भी इसमें मौजूद होते हैं। ये जो वर्णक होंगे ये पीले रंग के वर्णक होते हैं और इसमें ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो जुड़ा रहता है। अब आप देखेंगे कि जो ग्रीन पत्तियां होती है, ग्रीन लीव्स होती है, उसमें अनेक प्रकार के जेंथोफिल उपस्थित हो सकते हैं। उसमें 2-3 नाम याद रख सकते हैं, जैसे ल्यूटीन, जियाजेंथीन, वायलाजेंथीन और क्रिप्टोजेंथीन और फ्यूकोजेंथीन, ये कुछ टाइप है। अब आप वापस आएँ कि इनके अंदर हमने दो प्रकार के सहायक वर्णक देखे कैरोटीनॉइड में, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। इस डायग्राम में देखें, ये बीटा कैरोटीन का डायग्राम है जो कैरोटीनॉइड का टाइप है, और जेंथोफिल का जो टाइप कैरोटीन का टाइप है, और जियाजेंथीन और वाइलाजेंथीन, ये जो दोनों टाइप है ये जेंथोफिल के टाइप है।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि सभी की जो बेसिक या जो मूल संरचना होती है वो समान होती है। 6 कार्बन की जो चेन होती है, वलय होती है, जैसे 1 नंबर वलय ये होगी और 2 नंबर वलय ये होगी। आप इसमें देखें, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, और ये आपस में हाइड्रोकार्बन की लंबी असंतृप्त श्रृंखला से जुड़ी है, जैसा कि मैंने पहले आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास किया था। अब आप चाहे कैरोटीन की संरचना देख लें, जियाजेंथिन जो कि जेंथोफिल का टाइप है, या वाइलाजेंथिन की संरचना देखें, सभी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार का है। तो इस तरह से आप एक रेखीय डायग्राम द्वारा या इस प्रकार के डायग्राम द्वारा इसकी संरचना को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैरोटीन जो होता है या कैरोटीनॉइड होते हैं, उनके पौधों के अंदर विशेष रूप से कुछ कार्य पाए जाते हैं। जैसे कैरोटीनॉइड होते हैं वो फोटोसिंथेसिस और फोटोट्रोपिज्म दोनों को प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश से होने वाली पौधों में जो गतियां होती है उन दोनों को प्रभावित करेंगे। मुख्य रूप से ये जो भी वेवलेंथ जिसको ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं उसको अवशोषित करते हैं और क्लोरोफिल के अणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं कैरोटीनॉइड, इसलिए इन्हें सहायक वर्णक कहते हैं। इसके अलावा बीटा कैरोटीन जो कि कैरोटीन का एक टाइप है, हाइड्रोलाइसिस के बाद, जल अपघटन के बाद ये विटामिन ए का निर्माण करता है और इसलिए कैरोटीन को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। विटामिन ए मुख्य पार्ट है और उसके अंदर ये परिवर्तित हो जाता है, मुख्य एक केमिकल है। क्लोरोफिल को प्रकाश ऑक्सीडेशन से भी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसकी जो संरचना है वो डीनेच्योर या विघटित हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का जो कार्य है वो कौन करेगा? कैरोटीनॉइड करेंगे। दूसरा जो सहायक वर्णक है मुख्य रूप से पौधों में आपको देखने को मिलता है, उसमें मुख्य रूप से आपके सम्मिलित है फाइकोबिलिन्स। यहाँ पे मैंने नाम लिख रहा है। तो पहला जो टाइप था जो आपने पढ़ा था वो कैरोटीनॉइड था, दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग फाइकोबिलिन्स कहते हैं। यह वर्णकों का तीसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग ऐसे हुआ कि पहला वर्ग क्लोरोफिल हो गया, जिसमें क्लोरोफिल ए बी सी डी ई 5 और 4 प्रकार के, और हमने क्लोरोफिल उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। लेकिन दूसरा जो हो गया वो कैरोटीनॉइड हो गया और तीसरा हो गया फाइकोबिलिन्स। ये केवल शैवालों में ही पाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के ग्रुप उसमें हमने पढ़े थे, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी। इसके अलावा भी अलग अलग क्लासेस थी, लेकिन साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में 2 वर्णकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। फाइको इरिथ्रिन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लाल रंग का वर्णक होता है और रोडोफाइसी में पाया जाता है, और फाइकोसाइनिन ये नीले रंग का वर्णक होता है जो साइनोफाइसी में पाया जाता है। तो ये दोनों फाइकोबिलिन्स के टाइप है, फाइको इरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। इनकी जो संरचना होती है फाइकोबिलिन्स की, थोड़ा सा इसको क्लियर रूप से अध्ययन करने में ज़्यादा वैज्ञानिकों को समस्या आई, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ संयुक्त अवस्था में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन जितनी भी संरचना के बारे में इसकी जानकारी मिली कि इसकी जो आणविक संरचना है या जो मॉलिक्यूल बेसिक संरचना है वो क्लोरोफिल के समान होती है। क्लोरोफिल में आपने मुख्य रूप से देखा था कि 4 पाइरोल की रिंग होती है, वो समचक्री के रूप में व्यवस्थित होकर पोरफायरिन नामक हेड का निर्माण करती है, जिसके सेंटर में मैग्नीशियम का परमाणु था और प्रत्येक पाइरोल रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन का परमाणु मौजूद था। इसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो इसमें भी टेट्रा पाइरोलिक रिंग होती है, परंतु वहाँ जो पाइरोल रिंग थी वो समचक्रिक थी, और यहाँ पे जो है ये लीनियर या रेखिक रूप में व्यवस्थित होती है। एक डायग्राम द्वारा मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूँगा कि फाइकोबिलिन्स की संरचना कैसी होती है। फाइको इरिथ्रिन जो होते हैं लाल रंग के वर्णक होते हैं, ये हरे प्रकाश को 495 से 565 नैनोमीटर के वेवलेंथ को, और फाइकोसाइनिन नारंगी और लाल प्रकाश 550 से 610 के जो वेवलेंथ होती है उसको एब्जॉर्व करते हैं। और ये सभी ऐसी वेवलेंथ होती है जिन्हें क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल अवशोषित नहीं कर सकता, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो या चाहे क्लोरोफिल बी हो। तो कैरोटीनॉइड की भांति फाइकोबिलिन्स भी प्रकाश को अवशोषित कर क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करते हैं। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में इनकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से भूमिका होती है। यहाँ आप देखें, जैसा कि मैंने बताया था कि पाइरोल रिंग 4, नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3 और 4, वहाँ आपने जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें चारों जो पाइरोल रिंग थी वो इस प्रकार से व्यवस्थित थी, और इसका आपने नाम दे दिया था पोरफायरिन हेड, यानी समचक्री के, और उसके सेंटर में मैग्नीशियम का परमाणु मौजूद था। लेकिन इसमें जो चारों पाइरोल रिंग हैं ये लीनियर या रेखिक रूप से व्यवस्थित है। तो बेसिक रूप से जो पोरफायरिन हेड है उससे फाइकोबिलिन्स की संरचना कहीं ना कहीं मिलती है। अब आप ये देखेंगे कि जब भी आप ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक शुरू करते हैं उससे पहले हमने इनकी सबकी पिगमेंट ही उनकी संरचना के बारे में अध्ययन किया। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सूर्य की जितनी भी विकिरण होती है वो विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उपस्थित होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन विद्युत चुंबकीय विकिरण में जो विजिबल पार्ट होता है, यानी जो अपने को दिखाई देता है, जैसे आपने इंद्रधनुष को देख रखा है तो जो कलर आपको साथ दिखाई देते हैं
उन 7 कलर को हम लोग विजिबल पार्ट कहते हैं या इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ अगर हम लोग दिखाना चाहें तो आप इसको जो वेवलेंथ है होती है वो 390 से 760 नैनोमीटर तक होती है, इसके बीच में वेवलेंथ होती है। और इस वेवलेंथ के अंदर आपके बैंगनी वॉयलेट जिसको बोलते हैं वो 390 से 430 होती है, नीला जो होता है वो 430 से 470 होता है, नीला हरा जिसको हम ब्लू ग्रीन कहते हैं वो 470 से 500 तक होता है, ग्रीन 500 से लेके 550, पीला 550 से 600, नारंगी 600 से 650 और जो रेड होता है वो 650 से लेके सबसे लास्ट में जिसको हम लोग रेड बोलते हैं 650 से 760, यानी ये सातों कलर 390 से लेकर 760 के बीच में होते हैं और इसे हम विजिबल कहते हैं। अब 390 से जो कम की वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट 390 से, और 760 से ज़्यादा की जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश होगा वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति कराए, अलग अलग है। ये वेवलेंथ विद्युत चुंबकीय वेवलेंथ ही है जो अपने को दिखाई दे रही है। इन तरंगों में ऊर्जा के जो सूक्ष्म कण होते हैं उसे हम फोटोन या क्वांटम कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उसमें फोटोन जो क्वांटम है वो ऊर्जा के पैकेट है। तो अपन ये कहेंगे कि फोटोन में ऊर्जा की मात्रा जो विकिरण की जो वेवलेंथ होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। अगर मान लो किसी की वेवलेंथ कम है तो उसमें फोटोन अधिक मात्रा में उपस्थित होंगे, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी फोटोन की ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पादप वर्णक होते हैं प्रकाश की सभी वेवलेंथ को अवशोषित नहीं कर सकते। जैसे अपन कहें कि क्लोरोफिल अणु में विजिबल लाइट के विशिष्ट तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करने की कैपेसिटी होती है, चाहे क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। अब एक परिभाषा और आप ध्यान रखें कि फोटोन को हमने कैसे परिभाषित किया कि जो भी ऊर्जा के जो पैकेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उपस्थित है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। मान लो क्लोरोफिल के विलीन को आपने एक सॉल्यूशन बनाया और उसको लाइट जहाँ से प्रवाहित हो रही है उसके लाइट के बीच में हम रखें तो वो जो सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को अवशोषित करेगा। और अगर हम उस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल या सॉल्यूशन को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर देखें तो अवशोषित जो प्रकाश होता है वो गहरी पट्टियों के रूप में आपको दिखाई देगा। क्लोरोफिल ए के विलियन से जो एब्जॉर्ब हुआ है तो उसको जो पट्टियों के रूप में आपको दिखाई दिया उसको हम लोग बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी जो भी सूर्य की किरणों में से जो वेवलेंथ क्लोरोफिल के सॉल्यूशंस द्वारा अवशोषित हुई है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो क्लोरोफिल होते हैं उनका अपना स्पेक्ट्रम होगा, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, बी हो, कैरोटीन हो या जेंथोफिल हो, उनका सबका अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। अब आप ये देखें कि जैसे मान लो इस डायग्राम में देखें ये क्लोरोफिल ए के अंदर क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल होता है वो लाल जो एरिया है यहाँ पे देखिए लाल, मैंने जैसे वेवलेंथ बताई थी तो ये जो पीक पॉइंट है ये लाल है जिसमें 660 nm पर मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, और नीला बैंगनी ये जो क्लोरोफिल ए का ये जो एरिया है नीला बैंगनी कहलाएगा ये लगभग 430 के आसपास होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। उसी प्रकार क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल को देखना चाहें तो ये थोड़ा सा 500 से कम है यानी 460 या 70 के आसपास हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो डायग्राम है ये क्लोरोफिल ए का था, और क्लोरोफिल बी का जो मॉलिक्यूल है वो रेड रीजन में जो वेवलेंथ होती है वो 680 के आसपास होगी, उसको एब्जॉर्ब करेगा। कैरोटीन को अगर आप देखना चाहोगे तो कैरोटीन की जो अवशोषण की जो कैपेसिटी होती है अगर यहाँ पे देखें तो आप ये देख लेंगे भाई 500 से थोड़ी सी कम 449 या 470 के आसपास हो जाएगी। और फाइकोबिलिन्स को हम लोग देखेंगे तो ये लगभग 600 के आसपास यानी 580 और उसके आसपास की जो वेवलेंथ है उसको ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं। तो अपन देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो पिगमेंट होते हैं उनकी सबकी अवशोषण एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, और ग्राफ द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं। एक वर्ड और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि प्रकाश की जो विभिन्न तरंग जो वेवलेंथ होती है का स्वयंपोषी पादपों की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम इन दोनों की परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। विभिन्न जो वेवलेंथ होती है उनका स्वयंपोषी पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर जो इफेक्ट पड़ता है, जो भी वेवलेंथ होती है जो फोटोसिंथेसिस पर जो इफेक्ट पड़ेगा चाहे रेट बढ़ जाए या रेट कम हो जाए उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम और विजिबल जो वेवलेंथ और फोटोन इन सब की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। धन्यवाद।